हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी कमीशन 2025 की है हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके। स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज 59th क्वेश्चन है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी सेंसस का यहाँ पे डाटा आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डाटा दिया गया है। टोटल जो हिमाचल प्रदेश का डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है वो है 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम यहाँ पे लाहौल स्पीति का है 2 पर्सन पर किलोमीटर, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है। हमीरपुर बहुत डेंस एरिया है। 407 पर्सन पर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं 2011 की सेंसस के अनुसार। सबसे कम लाहौल स्पीति। इसके बाद सेकंड लोएस्ट डेंस जो डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर। 13 पर्सन पर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं एवरेज में, वे उसका डाटा है। इसको बोलते हैं हम जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्य, कितने स्टेट्स जो है सीमा साझा करते हैं। ये हमने इसकी एक रील भी अपलोड की है, या फिर शॉर्ट वीडियो जिसको कह लेंगे, चैनल पे आप देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करने वाले राज्य हमने मैप में इसके बारे में आपको जानकारी दी। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर अ बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। देखिए ये हिमाचल प्रदेश का मैप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स पूछा है। देखिए अगर कंट्री की बात करें तो चाइना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज लगते हैं हमारे साथ। तो ईस्ट में तो चाइना है, लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछा है। तो देखिए नॉर्थ में लद्दाख के साथ बाउंड्री लग रही है। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख यूटी के साथ। यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ, देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख। और यहाँ पे वेस्ट में आ जाएंगे तो पंजाब के साथ ये बाउंड्री लग रही है पूरी, ऊना कांगड़ा की। ये कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, सोलन हो गया, नालागढ़, बद्दी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बाउंड्री लग रही है पंजाब के साथ। अगर यहाँ पे आ जाएंगे आप सदर्न में, साउथ में, तो यहाँ पे देखिए ये सिरमौर की बाउंड्री लग रही है हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ अगर थोड़ा जूम करें, अगर थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री यहाँ पे टच हो रही है पांवटा साहिब के पास थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यहाँ पे टच हो रही है। तो नाहन के साथ यूपी की बाउंड्री भी टच होती है, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे उत्तराखंड के साथ बाउंड्री लगती है शिमला की। ये उत्तराखंड के साथ बाउंड्री लगती है शिमला की, और ये सिरमौर की। सिरमौर और शिमला की, और रिकांगपिओ की। देखिए यहाँ से रिकांगपिओ यानी किन्नौर। यहाँ किन्नौर, शिमला, सिरमौर, इनकी बाउंड्री लगती है उत्तराखंड के साथ। तो जितने भी एरिया हैं, तो देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है 2। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड 3 और उत्तर प्रदेश 4 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है जिनसे बाउंड्री लगती है। अगर टोटल मिला दे तो 6। अगर राज्य ओनली राज्य की बात करें तो 4। अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश मिला दिए तो 6 राज्यों के साथ यहाँ पे बाउंड्री लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है हमारी चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल किस वर्ष में शुरू किए गए थे। ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर। ओलंपिक गेम्स किस साल स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थी, प्राचीन ओलंपिक खेल थे, उनकी शुरुआत 776 बीसी में हुई थी। 776 बीसी में ओलंपिया नामक स्थान पे यूनान में हुई थी। यूनान यानी ग्रीस में। ग्रीस में ओलंपिक से शुरू हुए थे 776 बीसी में। इसमें कौन कौन सी गेम थी। इसमें एक तो दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, ऐसी गेम्स थी इसमें। और इसकी समाप्ति हुई थी 393 ईस्वी में। 393 एडी में इसकी समाप्ति हुई। इस पर पाबंदी लगा दी थी एक रोमन सम्राट थे, उनके द्वारा। अब जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स होती है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, उनका पहला जो आयोजन हुआ था वो 1896 में हुआ था। 1896 एडी में जो आधुनिक ओलंपिक्स हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, उनकी शुरुआत 1896 एडी में हुई थी ग्रीस में ही। एंड जो विंटर ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक, उसकी शुरुआत 1924 में हुई थी फ्रांस में। महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया था ओलंपिक में, तो सन 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे, पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे सन 1900 में, उसमें महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में। और ओलंपिक्स कई बार रद्द भी हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1916
1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक्स रद्द हुए। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध जब 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ओलंपिक रद्द हुए थे। ओके, तो ये कुछ कारण थे जब रद्द हुए थे ओलंपिक्स हर 4 साल बाद आते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली। ये फर्स्ट एशियन गेम कब हुए थे? तो फर्स्ट एशियन गेम हुए थे 1951 में, 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुए हैं, न्यू दिल्ली में हुए। और इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के पहले राष्ट्रपति ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें टोटल 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, 11 देशों ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वोन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन, भारत ने कब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब जनरली बात होती है तो यहाँ पे 50 ओवर्स का है, वनडे क्रिकेट ओडीआई की बात होती है, वनडे क्रिकेट की, वनडे इंटरनेशनल मैच की, जो 50 ओवरों वाला होता है। ओके, तो ओडीआई क्रिकेट 1983 में जीता भारत ने, 2011 में MS धोनी की कप्तानी में जीता। ओके, तो 2 बार इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। और जो T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने 2 बार जीता है, एक 2007 में MS धोनी की कप्तानी में, और एक 2024 में, लास्ट ईयर 2024 में वर्ल्ड कप जीता था भारत ने T20 वर्ल्ड कप, ये रोहित शर्मा की कप्तानी में। 2024 में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था, और भारत ने ये वर्ल्ड कप 7 रनों से जीता था, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज निकनेम्ड एज इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस प्लेयर को जाना जाता है? इंडियन एक्सप्रेस ये भारत के मशहूर टेनिस प्लेयर थे, 2 डबल्स में खेलते थे, 2 टेनिस प्लेयर का ये ग्रुप था, जिसमें एक लिएंडर पेस थे और महेश भूपति। ओके, इनका जो डबल्स में ये खेलती थी जोड़ी, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये टेनिस प्लेयर थे। इनका निकनेम रखा था इंडियन एक्सप्रेस। ओके, अब दोनों प्लेयर ये रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। महेश भूपति ने 2016 में रिटायरमेंट अनाउंस की थी, और लिएंडर पेस ने 2020 में रिटायरमेंट ली थी। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, जो ड्रिबलिंग है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? ड्रिबलिंग वॉलीबॉल से रिलेटेड है, जो कि आंसर की में बताया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप, डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट है, जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फुटबॉल। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फुटबॉल से संबंध है डूरंड कप। डूरंड कप जो है, ये जो डूरंड कप है, ये एशिया का और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ओके, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, एशिया का और भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये डूरंड कप। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई थी? डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी, 1888 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। पहला आयोजन कहाँ हुआ था इसका? शिमला में, डूरंड जो ग्राउंड है वहां पे हुआ था, शिमला में। ओके, अन्नाडेल में। वर्तमान में डूरंड कप कोलकाता में होता है। ओके, कोलकाता में 2019 से। ओके, 2019 से अब कोलकाता में होता है। इससे पहले 1940 से 2016 तक ये दिल्ली में हुआ। ओके, दिल्ली में हुआ करता था डूरंड कप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय का मुख्य मौखिक रूप नहीं है? तो ख्याल, तराना, ध्रुपाद, ये तीनों ही प्रमुख मौखिक रूप हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय के। मेजर वोकल फॉर्म्स है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल की। ओके, तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद बिंदा खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उस्ताद बिंदा खान किस संगीत उपकरण से संबंधित है? तो ये सारंगी बजाते थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सारंगी बजाते थे उस्ताद बिंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू, बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असम। बिहार का जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो है, एक तो बिहार का झूमर है, झूमर, एक झिझिया है, झिझिया और झूमर बिहार का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है एक फुगड़ी, फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। इसके अलावा डालो, ढालो, ढालो भी यहाँ का फोक नृत्य है। गुजरात का आपको सभी को पता है कि गरबा फेमस है यहाँ पे,
गरबा, गुजरात का एक तो गरबा है और एक डांडिया है, डांडिया, गरबा और टिप्पणी, एक टिप्पणी है। ओके, ये फोक डांस है गुजरात के, गरबा, डांडिया, टिप्पणी। गोवा के फुगड़ी और ढालो, बिहार के झूमर और झिझिया, असम का एक बिहू है, बिहू के अलावा बागुरुम्बा, बागुरुम्बा भी यहाँ का फोक डांस है। ओके, वैसे ही आंध्रा की बात करें अगर, आंध्र प्रदेश का भी एक फेमस जो फोक डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। हिमाचल का क्या प्रसिद्ध है? हिमाचल की है नाटी। केरल क्षेत्र का है मोहिनीअट्टम। क्या है? मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनीअट्टम। कथकली, कथकली। ओके, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला के। अगला क्वेश्चन है, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद में है ये गुफाएं अजंता केव्स। ओके, इसका निर्माण काल है उन्हें माना जाता है कि सातवाहन युग के हैं ये। जो टोटल केव्स हैं वो 30 केव्स के अप्रॉक्स है। ओके, तो लगभग 300 गुफाएं हैं ये, सॉरी 30 गुफाएं हैं ये। और स्पेशल बात यह है कि 1983 में, 1983 में, 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था अजंता केव्स को, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्टेड प्रथम भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। जब हमने टैट की प्रिपरेशन की वीडियोस हमने रिवीजन की डाली है, उसमें ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि ये जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड थे ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये कब निर्वाचित हुए थे? ये 1892 में, 1992 में ये लिबरल पार्टी के सदस्य बने थे। ओके, लिबरल पार्टी के, लिबरल पार्टी जो कि ब्रिटेन की पार्टी है, लिबरल पार्टी इसके मेंबर थे, ये इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। काम क्या था इनका, रोल क्या था? लंदन में भारतीय हितों के लिए आवाज उठाना। ओके, इनको किस नाम से जाना जाता? दादा भाई नौरोजी को ग्रेट या फिर ग्रैंड, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 3 बार। 1886 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, जिस सिद्धांत का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ इनका एक सिद्धांत था, इनकी एक थ्योरी थी। और इनकी बुक पूछ लिया था कि इनकी बुक का क्या नाम था। इसकी इनकी जो बुक इन्होंने लिखी है, इसके ये ऑथर थे पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है, इन इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी 1901 में, 1901 में। ओके, इस बुक में इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस सिद्धांत का इन्होंने इसमें जिक्र किया है, इसका इन्होंने विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी फिल्म द ब्लैंक्स के लेखों द्वारा गंभीरता पूर्वक प्रभावित थे? किसके लेखों द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी? इन्फ्लुएंस्ड बाय राइटिंग्स ऑफ हुम? महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय, इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने अहिंसा और प्रेम पर आधारित सामाजिक सुधार की इन्होंने प्रेरणा ली थी। ओके, अहिंसा और जो प्रेम का जो इनका महात्मा गांधी का एक जो विचार था वो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से लिया था। ओके, इसके अलावा ये जॉन रस्किन जो थे, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू द लास्ट, उससे भी ये काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे महात्मा गांधी, जिससे इनके मन में आया था सर्वोदय का विचार। ओके, इनकी पुस्तक भी है महात्मा गांधी की, इसका नाम है सर्वोदय। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे?
देखिए जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं जो, वो जो मूल संविधान बाबा साहब का है उसमें इंक्लूड नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में मूल रूप से नहीं थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? यहाँ पूछा कि कौन सा संशोधन था, कौन सा अमेंडमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में आया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन इसमें हुए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन में इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कहाँ से लिया है? ये जो कंसेप्ट है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो ये USSR से लिया है। ओके, सोवियत संघ से लिया है, USSR रशिया से ये कंसेप्ट लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया था। वो किस समिति ने इसकी सिफारिश दी थी? तो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। किसकी समिति के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ओके, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये ऐड किए गए हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A में है। ओके, फंडामेंटल 51A में है, आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब 1976 में ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। अब इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुके हैं टोटल। ओके, एक इसमें और ऐड हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या अब 11 है, 11 है। ओके, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड हुई है 11th लेटेस्ट, उसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनके गार्डियन है, माता पिता है, उनका वो ड्यूटी है, उनकी वो उनका कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। ओके, वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये नॉन जस्टिसेबल है। इनका नेचर कैसा है? नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल यानी नागरिकों के लिए ये नैतिक और कानूनी तो ये दायित्व तो है ही जो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इन्हें सीधे आप अदालत में इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ओके, इनका अगर उल्लंघन हो तो संसद इन पे ऊपर कानून बना सकती है। ओके, लेकिन डायरेक्टली इन्हें अदालत में, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर इनका उल्लंघन हो। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर? देखिए ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जस्टिसिएबल, इनमें से कौन से जस्टिसिएबल हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी हमने पढ़ी ये जस्टिसेबल नहीं है। DPSP, नीति निर्देशक तत्व, ये भी जस्टिसेबल नहीं है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। अगर इनका हनन होता है, आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरे जो मौलिक अधिकार हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट आप, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल अंडर 32, आर्टिकल 32 के तहत। इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको संविधान की आत्मा? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। रक्षा कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत डायरेक्ट। ओके, इसलिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल में एक और वर्ड ऐड कर ले, सोल के साथ हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में। ओके, DPSP कहाँ है, कब है, मतलब किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 50 तक, सॉरी 51 तक, 36 से 51 तक। 51A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 तक है DPSP। ओके, ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 36 से 51 तक फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 51 तक तो हो गया, 51
ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, ऐसे याद रखें। भाग 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 है डीवीएसपी और भाग 4A है, भाग 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक आप कमेंट में लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपना फीडबैक दे सकते हो। क्वेश्चंस है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज में पूछ सकते हो। फॉलो कर लीजिएगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में। अगर जेबीटी कमीशन का सिलेबस आपको नहीं, पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, हमने अपलोड कर दी है। अगर आपको पीडीएफ पर्सनली चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। वैसे हमने टेलीग्राम पे इसको अपलोड किया हुआ है। थैंक यू।